Good morning, students. In the previous topic, we have studied about the motion in straight line. Now in this chapter, we will study about the motion in plane. Plane means हमने दो एक्सिस को कंसीडर करना है, x एक्सिस एंड y एक्सिस को. प्रीवियसली हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करा था. देन मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में. लास्ट टॉपिक में आपने स्टडी करा था, हमने कुछ एक डेफिनेशंस करी थी जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करा था. तो यहां पर जो हमारा बेसिक फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन वेक्टर क्वांटिटीज. हम वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे. इसमें हम वेक्टर से रिलेटेड कुछ एक ऑपरेशन की हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर्स, हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर एंड हाउ वी कैन कंपोज द वेक्टर, कि हम वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं और दो कंपोनेंट को मिलाकर एक वेक्टर कैसे बना सकते हैं, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लस. आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया होगा क्योंकि प्रीवियसली आपने 9th क्लास में स्टडी करा था प्लस वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशंस को. बट इन दिस क्लास यू विल स्टडी वेक्टर इन लिटिल बिट डिटेल्ड. तो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज जो थी, हमने क्या कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी. तो वी कैन राइट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, second is vector quantity. अब सबसे पहले हमने स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करा था कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनका हम सिर्फ साइज बता सकते हैं. कि जैसे मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 5 मीटर, तो उसका साइज जो है, डिस्टेंस की जो लेंथ है जो दैट इज 5 मीटर. तो उसका एक मैग्नीट्यूड हो गया, उसका एक साइज हो गया, पर डायरेक्शन के बारे में हम कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं. तो दैट इज डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी को आप डिफाइन कर सकते हो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स आप बोल सकते हो साइज, मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो सेंस फॉर डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए कोई भी सेंस नहीं होती. दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम के अलावा भी कई फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच आर स्केलर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कह सकते हैं कि दीज कैन बी स्पेसिफाइड, दीज कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल नंबर with the unit. कि अगर हमने किसी स्केलर क्वांटिटी को लिखना है तो वी कैन राइट अ सिंगल नंबर, की कोई भी नंबर हमने लिख दिया और उस नंबर के साथ हमने एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर देना है. तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं 6 मीटर. तो 6 जो है हमारे पास नंबर आ गया और मीटर जो है उसके यूनिट्स आ गए. तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है दैट इंक्लूड ओनली नंबर एंड यूनिट. नंबर मींस मैग्नीट्यूड, मीटर मींस उसके यूनिट्स जो हैं क्या चीज होती है. वेयर एज इन वेक्टर क्वांटिटीज
हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, दैट इज डायरेक्शन। कि हम मैग्नीट्यूड तो कंसर्न करते ही हैं, पर साथ में एक चीज और ऐड कर देते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ के साथ डायरेक्शन भी होगी। तो वी कैन राइट द वेक्टर क्वांटिटीज एज द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction। कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। अगर मैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कह देता हूं तो दैट इज स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है कि स्पीड में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करते हैं और साथ के साथ उसके यूनिट को भी कंसीडर कर लेते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो कंसीडर करेंगे प्लस साथ में उसका डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे। अगर मान लो मैं कह देता हूं कि वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, तो देखो इस केस में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, यूनिट आ गए, साथ के साथ हमने एक और चीज ऐड कर दी, दैट इज डायरेक्शन। अब दिस इज वेलोसिटी। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड भी बोली जा सकती है, क्योंकि स्पीड क्या है, वो स्पीड जो है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर हैव द मैग्नीट्यूड ओनली एंड विद दैट वी हैव द यूनिट्स आल्सो। तो इस चीज को अगर मैं डायरेक्शन को ना लूं तो वेलोसिटी का जो मॉडुलस है दैट इज स्पीड। तो ये आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि जो वेलोसिटी का अगर मॉडुलस हम बोल देते हैं दैट इज ओनली स्पीड, अगर साथ में डायरेक्शन ऐड कर दी तो हम उसको वेलोसिटी भी बोल सकते, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी में हम क्या बोल देंगे कि दीज कैन बी स्पेसिफाइड, कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं दीज कैन बी स्पेसिफाइड। अब यहां पर बाय ए सिंगल नंबर, बाय ए सिंगल नंबर एंड विद यूनिट एंड इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी दैट इज डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, कि मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दैट, तो दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय विद द हेल्प ऑफ एरो, कि उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। जहां पर आपने एरो लगाया है दैट इज हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल। जो फ्रंट जहां पर एरो है वहां पर हेड पार्ट आ गया और बाकी जो लास्ट पॉइंट है दैट इज टेल। तो वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली वी कंसीडर द वेक्टर्स ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सियल वेक्टर एंड सेकंड इज पोलर वेक्टर। तो वी कैन डिवाइड द वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्सियल वेक्टर, सेकंड इज पोलर वेक्टर।
जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोलर वेक्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इसको पहले एक एग्जांपल से आप समझो कि मान लो किसी ब्लॉक को हमने किसी सरफेस पर रखा हुआ है और इस ब्लॉक को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना चाहता हूं। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? या तो मैं इसको आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा या इसको यहां से लेके इस तरफ खींचूंगा। मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं एफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लो कि मैं 5 न्यूटन की फोर्स इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूं। 5 न्यूटन जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड और जो ईस्ट है उसकी डायरेक्शन आ गई। तो अब क्या हो गया कि ये जो ब्लॉक है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर जाएगा। तो पोलर वेक्टर्स क्या हो गए कि ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, कि जिनको हम किसी पॉइंट पर अप्लाई करते हैं या उनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो पोलर वेक्टर वी कैन डिफाइन द वेक्टर्स which have point of application कि या तो जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो एक, और which have starting point। या तो उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई बॉडी जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रही है, तो इनिशियल पोजीशन xi, फाइनल पोजीशन xf। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है यानी कि इसको ये मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो यहां पर वेक्टर की टेल आएगी और यहां पर वेक्टर का हेड आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हमारे पास बी है। तो इस पॉइंट पे यानी कि इसका एक फिक्स्ड पॉइंट भी है। तो यहां पर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर मैं फाइनल पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो यहां पर फाइनल पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूं, बट इनिशियल पॉइंट को अगर मैं फिक्स रखता हूं तो दिस विल बी द केस ऑफ पोलर वेक्टर, कि जो पोलर वेक्टर्स होते हैं विच हैव फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज नोन एज पोलर वेक्टर। दैट आफ्टर इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर जो बेसिकली जो है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी करोगे। ये जो एक्सियल वेक्टर है that will represent the rotational motion। ये रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाता है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर को आप डिफाइन कर द वेक्टर्स which represent the rotational motion of a body and direction of rotational motion is given by right hand thumb rule। कि ये वेक्टर्स क्या काम करते हैं?
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रोटेशनल मोशन के बारे में हमें बताते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उस रोटेशनल मोशन की जो डायरेक्शन है दैट कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल विच यू हैव स्टडीड आल्सो इन द 10th क्लास। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी मान लो किसी एक्सिस के अबाउट, ये हम कोई एक एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम नाम दे देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पेन है और इसके अंदर मैं किसी रिंग को रख देता हूं और उसको रोटेट करवाता हूं, तो ये जो लाइन आई, ये जो रिंग है दैट रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कोई बॉडी इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, दैट कैन बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट कैन बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन अलग होगी। मान लो कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लो इस तरह से, दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको यहां पे रख दो। तो जो तुम्हारी फिंगर्स हैं इस डायरेक्शन की तरफ मूव करनी चाहिए। तो अगर मैं थंब को नीचे की तरफ ले जाऊं और ये हमारे पास कर्ल फिंगर जो हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस केस में जो एक्सियल वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो अपनी कर्ल फिंगर को इस तरह से रख लो कि एक्सिस की जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये इस तरह से हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है, तो कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी और थंब रिप्रेजेंट द एक्सियल वेक्टर और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस केस में एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी विल डू सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द वेक्टर्स। फर्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है इक्वल वेक्टर कि ये वो वेक्टर्स होंगे विच हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कि अगर हम दो वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, से दीज रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स हेड टेल, हेड टेल, तो दोनों का मॉडुलस भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर क्या हो गए? द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल वेक्टर। कि मान लो ए वेक्टर जो है दैट इज 6 मीटर अलोंग ईस्ट। ए वेक्टर यानी कि इसका साइज क्या है? 6 मीटर है और डायरेक्शन इसकी ईस्ट है। तो बी वेक्टर एक दूसरा और वेक्टर मैं ले रहा हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो वो भी 6 मीटर होगा और बेटा इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट होगी, यानी कि दोनों का मॉडुलस और डायरेक्शन सेम होंगी। तो इक्वल वेक्टर्स जब आपके पास गिवन हो तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है दैट विल बी 0। तो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो दैट इज 0। तो अगर मैं इस तरह के वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर दूं तो
हमारे पास सिंपली आ जाएगा 12 मीटर अलोंग ईस्ट, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 12 मीटर अलोंग ईस्ट। तो दूसरा हमारे पास है वेक्टर, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल इक्वल वेक्टर की तरह है, बट इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट आप लोगे। तो इसको आप डिफाइन क्या कर सकते हो, द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, कि ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अगर एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेस्ट की तरफ होगा। तो ए वेक्टर, मान लो हम ये कंसीडर कर लेते हैं ए वेक्टर, जिसका मॉडुलस हम ले लेते हैं 6 मीटर अलोंग ईस्ट, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, दैट इज 6 मीटर अलोंग वेस्ट। आप यहां पर इस तरह से नहीं ले सकते हो कि अगर ईस्ट की तरफ है दूसरा वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, वो नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होंगे। नेगेटिव वेक्टर्स के लिए जो एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच का, दैट विल बी 180 डिग्री। तो दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, कि नेगेटिव वेक्टर जो होंगे, नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा की जो वैल्यू होगी दोनों के लिए, दैट विल बी 180 डिग्री। तो दैट इज द नेगेटिव वेक्टर। देन आफ्टर वी हैव को इनिशियल वेक्टर। थर्ड इज को इनिशियल वेक्टर। तो नाम से ही पता लग रहा है, को मींस कॉमन, इनिशियल मींस स्टार्टिंग। तो वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा, कि वो सारे वेक्टर्स जिनके लिए कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। तो वी कैन डिफाइन द वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, कि ये हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स इस तरह से अगर हम लेते हैं, इन सब वेक्टर्स के लिए जो इनिशियल पॉइंट है दैट विल बी कॉमन, तो दैट इज कॉल्ड को इनिशियल। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो गया, कि कोई भी दो वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है पर डायरेक्शन जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो वी कैन डिफाइन द कोलिनियर वेक्टर एज द वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड एक का मान लो हम 6 मीटर ले लेते हैं, दूसरे का हम 2 मीटर ले लेते हैं, तो उस केस में पर डायरेक्शन क्या रहेगी दोनों के लिए, सेम। द वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, बट एक्ट अलोंग पैरेलल लाइन, पैरेलल but act along the parallel straight line। उनको हम क्या बोल देंगे, that are called collinear vector। means एक वेक्टर 5 मीटर और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं 2 मीटर, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इस तरह के जो वेक्टर्स होंगे दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, कोलिनियर वेक्टर्स को हम एक
इनसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो दीज आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो यही वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स भी बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर, ये भी नाम से ही पता लग रहा है हमें, को मीन्स कॉमन, प्लेनर मीन्स प्लेन, प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो वेक्टर जो कॉमन, जिनके लिए प्लेन सेम रहेगा, कि जैसे ही आप कोई वेक्टर है नोटबुक में या मैं इस बोर्ड के ऊपर जो भी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं वो सारे के सारे कोप्लेनर हैं, वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर एक्स एक्सिस ये आ गई, वाई एक्सिस ये आ गई। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर हैं दो ही तो एक्सिस में हम यहां पर इनको ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, दैट इज एक्स वाई प्लेन के अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं। द वेक्टर्स विच हैव कॉमन प्लेन is called coplanar vector. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिक्स्ड वेक्टर। सिक्स जो डेफिनेशन है दैट इज फिक्स्ड वेक्टर, और इसको हम कह सकते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, तो लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर क्या हो गया कि ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका जो लोकलाइज्ड वेक्टर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है दैट विल रिमेन फिक्स, या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। द वेक्टर्स विच हैव फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कह देंगे, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर हम इसको ले सकते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट, उसमें हम ओरिजिन की चॉइस को चेंज कर सकते हैं, बट हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जस्ट अपोजिट टू द फिक्स वेक्टर, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। तो इसको आप डिफाइन करोगे द वेक्टर विच डू नॉट हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेस, दैट इज फिक्स्ड वेक्टर। और नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि अगर हमने किसी वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कि कोई भी वेक्टर जो है दैट कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कोई वेक्टर है तो वो बराबर है होगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो एक एग्जांपल लेके हम इसको सपोज कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास वेलोसिटी में कंसीडर कर रहा हूं
कि कोई बॉडी जो है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्टवर्ड जा रही है। ठीक है, तो v वेक्टर ईस्टवर्ड जा रही है, वेस्टवर्ड जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है, वो डिफाइन करना है, हमने उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवानी है। तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे v, वेलोसिटी जो है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं। a कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज वेक्टर, और उसके ऊपर एरो हेड हम लगा देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस लेके। मॉडुलस मींस इसका साइज कितना है, इनटू में डायरेक्शन, दैट इज ए, और उसके ऊपर एक कैप लगा दो। तो इस टर्म को हम बोल देते हैं, जो मैंने ए के ऊपर लगाई है, दैट इज कॉल्ड कैप। तो इट गिव द डायरेक्शन, तो इट इज कॉल्ड कैप, ए कैप, और दिस वेक्टर गिव द डायरेक्शन। तो ए वेक्टर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर रीअरेंज कर दें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। अगर आप मॉडुलस हटा देते हो तो ए के ऊपर जो मैंने वेक्टर लगाया है वो भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं मांगेगा, सिर्फ हमने इसका साइज लेना है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम मॉडुलस के अंदर। तो इसके लिए हम सिंपली इसको ए एज इट इज लिख देंगे, और इनटू में ए कैप। तो कोई भी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, और ए कैप को हम कह देते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में कोई वेक्टर नहीं है, यह सिर्फ हमें डायरेक्शन दे रहा है। किस चीज की, गिवन वेक्टर की। एक बार आप फिर ध्यान से सुनो कि अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो ए कैप जो है इसको हम नाम दे देते हैं यूनिट वेक्टर का, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि गिव द डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन दे रहा है किस चीज की, ए वेक्टर की। तो हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से देख लो, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, क्योंकि वेक्टर हैव द बोथ क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड कट हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बच गई, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास गिवन वेक्टर होगा। तो आप ए कैप को या यूनिट वेक्टर को क्या डिफाइन करोगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस है हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि गिवन वेक्टर को आप उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर रहे हो। क्योंकि देखो कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 5 से 5 कुछ भी क्वांटिटी होगी, हमेशा यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी 1। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड same direction as that of given vector। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड ए कैप। और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर कट हो गया, हमारे पास क्या बच रही है, सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, एंड
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, यहां हमें नाम से ही पता लग रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती होगी, कि वो वेक्टर जो हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है फ्रॉम द ओरिजिन। हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं मोशन इन प्लेन को। तो प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बॉडी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहीं मूव कर रही है, ठीक है। ओरिजिन हम कंसीडर कर लेते हैं ओ को। तो किसी टाइम टी पर बॉडी जो है, मान लो जब टाइम t इज इक्वल टू टी सेकेंड था, बॉडी की पोजीशन ए पॉइंट पर है। तो अब मैंने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर ड्रॉ करोगे फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए पॉइंट। ओ स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ए फाइनल पॉइंट आ गया। तो जहां पर फाइनल पॉइंट होगा वहां पर हम एक एरो को लगा देंगे। तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, ठीक है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को आप क्या डिफाइन करोगे, द वेक्टर विच गिव द position of a particle from the origin at any instant of time, at any instant of time is called position vector। तो मेरे ख्याल से आपको पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया कि मान लो अगेन हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल किसी टाइम टी पर ए पॉइंट पर कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, जब टाइम t इज इक्वल टू t1 था। तो पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज, हम इसको डिनोट कर देते हैं r1 वेक्टर से। यहां पर पोजीशन वेक्टर जो है इसकी लेंथ को मैं कंसीडर कर रहा हूं r वेक्टर। तो r वेक्टर इस केस में पोजीशन वेक्टर है और यहां पर r1 वेक्टर t1 टाइम पर पोजीशन वेक्टर है। अब बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर। किसी टाइम t2 पर वो मान लो b पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो b पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, एरो हेड आप इस तरह से लगाओगे, यहां पर एरो हेड इस तरह से लग गया, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई। अब बॉडी कहां से कहां मूव कर रही है, ए से बी की तरफ। तो अब ए से बी की तरफ मूव कर रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ए आया और फाइनल पॉइंट बी आया। तो जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पर गिवन वेक्टर की टेल होगी और जहां पर फाइनल पॉइंट होगा वहां पर गिवन वेक्टर का हेड होगा। तो ए से बी तक बॉडी मूव कर रही है इन दिस वे। तो यहां पर ए बी वेक्टर जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मान लो डेल्टा आर के साथ। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो आप क्या लिखोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर। तो फाइनल पोजीशन मेरे पास r2 वेक्टर है और इनिशियल पोजीशन मेरे पास r1 वेक्टर है।
तो डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर.